पुलिस वाले तेज़ी से हमारी तरफ लपके। शायद हमारी कहानी का इख्तिताम करीब आ गया था। खानका का सरकारी मुलाजिम जल्दी से इनकी तरफ बढ़ा। नहीं जनाब, ये बेचारे तो जोगी फ़कीर हैं, कल शाम ही यहाँ आए हैं। मैं ख़ुद औक़ाफ़ के महकमे का सरकारी मुलाजिम हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। एक पुलिस वाले ने कार्ड देखा। दोनों कुछ नरम पड़ गए। ठीक है, मगर ये तो तुम्हारा कार्ड है, इन दोनों का शनाख्ती कार्ड कहाँ है? हमारे पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं है। फ़कीर की भला क्या पहचान, मुफलिस का भला क्या ठिकाना। अगर आपको हमारे यहाँ ठहरने पर एतराज़ है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। मैंने बख्त खान को इशारा किया। हम दोनों ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। पुलिस वाले ने कड़क कर हमें रोका। ठहरो, शनाख्त किए बगैर तो तुम्हें नहीं छोड़ सकते। थाने चलो, अपना इत्मीनान करके जल्दी छोड़ देंगे, बेफिक्र रहो। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था मगर थाने जाकर अपनी शनाख्त करवाने का साफ मतलब ये था कि फिर से वही सेंट्रल जेल हमारा मुकद्दर बन जाती। मुझे कैद होने की फ़िक्र नहीं थी। यहाँ बाहर हम कौन सा आज़ाद थे, लेकिन महरू की तलाश मुकम्मल होने तक दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। एक बार महरू को उसकी माँ से मिलाने के बाद मेरा इरादा ख़ुद को दोबारा कानून के सुपुर्द कर देने का ही था। अगर मेरी क़ज़ा फांसी घाट के फंदे पर ही मुकर्रर थी तो इससे फ़रार नामुमकिन था। मुझे तो बस इतनी मोहलत चाहिए थी कि जिसमें मैं अपना अधूरा काम मुकम्मल पूरा कर सकूं। पुलिस वाले हम दोनों को धकेलते हुए बाहर गली में ले आए। दूर गली के कोने पर पुलिस की चंद गाड़ियां और एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। बहुत से पुलिस वाले आसपास घरों और दुकानों की तलाशी ले रहे थे और आते जाते लोगों से पूछगछ करते दिखाई दे रहे थे। हमारे पहरेदार पुलिस वाले हमें बेज़रर जानकर कुछ लापरवाह से हो गए थे और हमारे पीछे बातें करते चले आ रहे थे। अचानक बख्त खान एक झटके से मुड़ा और इसने एक ही धक्के में अपनी धुन में चलते दोनों पुलिस वालों को इस जोर से टक्कर मारी कि दोनों लड़खड़ाए और एक सिपाही करीबी नाली में पांव फिसलने की वजह से गिर पड़ा। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम कोई ऐसी हरकत करेंगे। बख्त खान ने चिल्लाकर मुझे होशियार कहा, भागो। हम दोनों गली के मुखालिफ सरपट दौड़ पड़े। चंद लम्हे किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये माजरा क्या है और फिर पुलिस वाले चौंके तो पूरी गली पुलिस की सीटियों से गूंज उठी। चारों तरफ शोर मच गया। पकड़ो, जाने ना पाए, दहशतगर्द भाग रहे हैं। आम लोग हमें अपनी तरफ दौड़ते देखकर बदहवास होकर इधर उधर भागे और पूरी सड़क पर एक अफरा तफरी मच गई। सड़क पर कुछ गाड़ियां लोगों को बचाते हुए आपस में टकराईं और मज़ीद हरासगी फैल गई। हमारे लिए इतना वक्फा काफ़ी था। हम दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए अंधेरी गली में मुड़ गए, लेकिन हमें रास्ते का कुछ पता नहीं था। इस रोज़ मुझे एहसास हुआ कि अनजान रास्तों पर दौड़ना कितना मुश्किल होता है। किसी भी लम्हे कुछ भी सामने आ सकता है, कोई गड्ढा, दीवार, सवारी या कोई अंधी गली। पुलिस लगातार हमारे पीछे लगी हुई थी और किसी भी लम्हे वो हमारे सरों पर पहुंच सकती थी, क्योंकि वो इन गलियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थी। अचानक सामने दो गलियां दाएं बाएं निकलती नजर आईं और जो आगे चलकर अंधेरे में गुम हो रही थी। बख्त खान ने चिल्लाकर मुझे कहा, अब्दुल्ला खाना, ऐसे तो दोनों पकड़ा जाएगा। अगर तुम सीधा हाथ मुड़ जाओ, हम उल्टा हाथ मुड़ जाए तो ज़िंदगी रहा तो फिर मिलेंगे नवाबपुर में। हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था, ना ही सोचने का वक्त। हम एक ही कमान से निकले दो तीरों की तरह गली के सिरे तक पहुँचे और फिर दाएं बाएं मुड़ गए। कुछ लम्हों तक मुझे पीछे सुनसान गली में बख्त खान के दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई देती रही और फिर पुलिस की चीखों पुकार में सब गड़बड़ हो गया। ये कोई बहुत गुंजान आबाद इलाका था और गली दर गली, कूचा दर कूचा रास्ते निकलते ही जा रहे थे। पता नहीं कितनी वीरान अंधेरी गलियों में भागता रहा और फिर अचानक एक गली के सिरे से बाहर निकलते ही मैंने खुद को किसी बड़ी सड़क पर खड़े पाया। बड़े शहरों में रात गए तक सड़कों पर चहल पहल और ट्रैफिक की रवानी रहती है। मैंने रोशनी में आते ही खुद को समेटा और मामूल की रफ्तार से एक जानिब चलना शुरू कर दिया। सड़क पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। चंद खाने पीने की दुकानें थीं और इक्का दुक्का मेडिकल स्टोर वगैरह खुले हुए थे। बड़े शहरों की एक खासियत और भी होती है कि यहाँ कोई किसी से किसी किस्म का सरोकार या वास्ता नहीं रखता। भीड़ में भी सब अजनबी हो जाते हैं। मैं भी उन्हीं अजनबियों के दरमियान चलते अपने आशना बख्त खान की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाता रहा, मगर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मेरे दिल से बेख्तियार इसके लिए दुआ निकली कि काश वो पुलिस के हत्थे न चढ़े। इतने दिन हम दोनों ने साथ साथ थे, मगर हम दोनों में से कभी एक दूसरे को अपनी कहानी नहीं सुनाई थी।
लेकिन मैं जानता था कि बख्त खान को अपने इलाके जिसे लोग इलाका गैर कहते हैं, कोई अधूरी कहानी पूरी करने जाना था। कहानियाँ अधूरी रह जाएं तो बहुत बेचैन करती हैं। मेरी अपनी कहानी भी तो अधूरी थी। क्या सितम है कि हमारी कहानियाँ ख़त्म ही नहीं होती। अलबत्ता हम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर क्या कोई दूसरा आकर कभी हमारी अधूरी कहानी पूरी करेगा? कुदरत कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। हम सबकी कहानियों को एक न एक दिन पूरा होना होगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम तवील सड़क पर चलता रहा। रात भीग रही थी और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, और ऐसे रात के सन्नाटे में घूमना भी मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। कहीं भी पुलिस मेरा रास्ता रोक सकती थी, क्योंकि शुरफा रातों को घर वापस पलट जाते हैं। पैदल चलने वाले मुझ जैसे तन्हा को इनकी लुग़त में आवारागर्द कहा जाता है। सड़क पर थोड़े वक्फों बाद बिजली के खंभों से लगी स्ट्रीट लाइट जल रही थी। यूं वो तन्हा सड़क दूर तक बिछी नज़र आ रही थी। फ़िज़ा में अब सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ बाकी रह गई थी। मेरे जहन में एक पुरानी गज़ल गूंजने लगी। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, तुम बहुत दूर तक बहुत याद आते रहे। याद तो वो आते हैं जिन्हें हम वक्त के किसी दरमियानी वक्फे में ज़रा देर के लिए फरामोश कर देते हैं, मगर उनकी याद को क्या कहा जाए, जिन्हें हम कभी भूलते ही नहीं, जो एक लम्हे के लिए भी हमारे दिल और दिमाग से नहीं सरकते। ऐसी कैफियत के लिए याद बहुत मामूली और छोटा लफ्ज़ है। फिर वही इंसानी डिक्शनरी की मजबूरियाँ, ये बोलियाँ बनाने वाले भी कितना अधूरा काम कर गए हैं। शायद मुझ जैसे दीवानों के लिए ये लुग़त हमेशा अधूरी ही रहेगी। मेरे अंदर शोर बढ़ता जा रहा था और रात खामोश तर थी। लेकिन मुझे बहुत जल्द रात गुजारने के लिए किसी ठिकाने पर पहुंचना ज़रूरी था, मगर मैं जाता कहाँ। अचानक मोड़ मुड़ते ही दूर मुझे किसी अस्पताल का बरक़ी निशान जगमगाता नज़र आया। मेरे जहन में जेल में कहीं ज़हीर की बात गूंजी। किसी भी शहर में रात को छुपने के दो बेहतरीन ठिकाने होते हैं, रेलवे स्टेशन या कोई अस्पताल। दोनों ही जगह सारी रात लोगों का आना जाना लगा रहता है, और दोनों जगहों पर किसी को किसी की खबर नहीं होती। मैं तेज़ कदमों से चलते हुए अस्पताल के गेट से अंदर दाखिल हो गया। ये कोई प्राइवेट और महंगा अस्पताल दिखाई दे रहा था। सामने ही इमरजेंसी में कुछ हलचल सी थी। शायद किसी मरीज़ को लाया गया था। एक जानिब राहदारी में कुछ प्राइवेट गार्ड्स खड़े पहरा दे रहे थे। मैं उनके देखने से पहले ही बाएं राहदारी में मुड़ गया। मुझे जर्नल वार्ड या किसी कैंटीन नुमा कैफेटेरिया की तलाश थी, जहां मैं अयादत करने वाले लोगों के दरमियान खुद को छुपा सकूं। मगर इस तरफ भी सन्नाटा था, और शायद ऊंचे तबके वालों के लिए प्राइवेट कमरा नुमा वार्ड्स बनाए गए थे। गरीब और अमीर की ये तहकीक भी यहाँ भी वाज़ेह थी, और सिर्फ इस हस्पताल पर क्या मुनस्सर, ये फ़र्क तो गरीब और अमीर को पैदाइश से लेकर कब्र तक जाने तक रवा रखा जाता है। मगर मेरा हुलिया इस चमकती राहदारी और महंगे कमरों से मेल नहीं खाता था। इसलिए करीब से गुजरने वाली दो नर्सों ने और तबी अमले ने मुझे हैरानी और गौर से देखा। मैंने पलट कर निकलना चाहा, मगर इसी वक्त राहदारी के सिरे पर दूर वही दो अस्पताल के बावर्दी और मुसल्लह मुहाफिज नमूदार हुए, जिन्हें मैंने बाहर देखा था। अचानक सामने वाला दरवाज़ा खुला और एक नर्स बाहर आई। एक लम्हे के वक्फे से मैंने देख लिया कि अंदर नीम तारीख कमरे में कोई मरीज़ लेटा सो रहा है, और दूसरा कोई अटेंडेंट कमरे में मौजूद नहीं है। नर्स एक जानिब बढ़ गई और मैं गार्ड से बचने के लिए तेज़ी से इस कमरे में दाखिल हो गया। मैं सिर्फ इन गार्ड्स के आगे निकल जाने के वक्फे तक इस कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा इंतज़ार करना चाहता था, ताकि मैं इनके आगे जाते ही वापस ही अपने रास्ते पर चल पड़ूं, जो मुझे गलती से यहाँ तक ले आया था। मुझे ये भी डर था कि इस मुख्तसर अरसे में वो नर्स वापस कमरे में ना आ जाए, और वरना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। मगर गार्ड्स को इस रास्ते में शायद किसी ने रोक लिया था, और वो वहीं राहदारी में खड़े किसी स्टाफ मेंबर से कोई बात करने लगे। मुझ पर एक एक लम्हा सदी बनकर गुजर रहा था। अचानक पीछे से मरीज़ के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, और शायद इसे पानी चाहिए था। मैं इसकी दूसरी आवाज़ पर ख़ुद को रोक नहीं पाया। मैंने साथ पड़ी छोटी मेज़ पर रखी पानी की बोतल से गिलास में पानी उंडेला। तभी मरीज़ का चेहरा देखते ही मेरे हाथ से पानी छलक गया। मैं इसका चेहरा लाखों में पहचान सकता था। हालांकि मैं इसे 7 साल बाद देख रहा था, और बीमारी और नकाहत ने इसके खदोखाल को बहुत लाग़र कर दिया था, मगर फिर भी इसे पहचानने में मुझे एक लम्हा नहीं लगा। वो सिड था। हाँ, वही सिड,
जिसके हाथ गोली चलने से खुद उसी का दोस्त सनी मारा गया, वही सनी जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई और मेरे 7 साल जेल की काल कोठरी में अपनी मौत का इंतज़ार करते गुजरे थे। लेकिन सिड यहाँ इस अस्पताल में इस हालत तक कैसे पहुँचा? मेरे जहन में धमाके से हो रहे थे। मेरे दिल में सुल्तान बाबा की वही बात गूंजी, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। गोया में वो रास्ता भूलकर इस तरफ नहीं आ निकला था। मेरे लिए यही रास्ता तय कर दिया गया था कि जेल जाने से लेकर फांसी की काल कोठरी तक, करमदाद की कोठी मेरे हिस्से में आने से लेकर जेल से फरार तक, हकीम याकूब के घर से महरू के गांव रहीमगढ़ तक, बाले के डेरे से लेकर चंदा के ठिकाने तक और फिर उस खानकाह से लेकर अस्पताल के इस कमरे तक, ये सब पहले से तय था। जाने में महरू की तलाश में इन रास्तों पर भटकते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचा था, या फिर महरू की तलाश के बहाने से ये रास्ते मुझे चलाते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं जहाँ सिड इस बिस्तर पर निढाल पड़ा था। मैंने पानी का गिलास इसके होंठों से लगाया तो इसने आंखें खोल दी और एक अजनबी को अपने सरहाने देखकर घबरा सा गया। तुम कौन हो? मेरे कमरे की अटेंडेंट कहाँ है? मैंने इसे इत्मीनान से पानी पिलाया। मुझे भी तुम एक अटेंडेंट ही समझ लो। मेरा इरादा 7 साल पहले भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, आज भी नहीं है। सिड मेरी बात सुनकर जोर से चौंका। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? इसने बिस्तर के साथ लगी घुट्टी की तरफ देखा और हाथ बढ़ाया, मगर फिर मेरी सूरत में जाने कौन सी आशनाई की रमक देखकर इसका हाथ रुक गया। मेरी बड़ी हुई दाढ़ी और लंबी लटों के पीछे छुपी मेरी आंखें शायद अभी तक नहीं बदली थीं। सिड की जुबान से बेख्तियार निकला, तुम तो वही साहिर हो ना? इसने मुझे पहचान लिया था। हाँ, मैं वही हूँ, जैसे तुमने कत्ल के झूठे मुकदमे में उलझाकर फांसी के तख्ते तक पहुँचाया था। सिड हकलाया। मगर तुम यहाँ कैसे? ओह गॉड, मैं तो समझा था कि उन्होंने तुम्हें फांसी। नहीं, मैं भी जिंदा हूँ। जब तक मेरी सांसें बाकी हैं कोई कानून मुझे नहीं मार सकता। सिड ने गौर से मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो? हमने वाकई तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया है। उस रात जब हाथापाई में तुमने मेरे हाथ से पिस्टल छीनने की कोशिश की थी और मैं तुम पर गोली चलाने के लिए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, मुझे तभी महसूस हो गया था कि मेरी उंगली के दबाव से ट्रिगर दब गया है। वो फायर मुझी से हुआ था जिसने सनी की जान दी। मगर इस वक्त मैं बहुत डर गया था, सच नहीं बोल पाया। बोलना चाहता भी तो मेरे डैड, मेरे घर वाले मुझे कभी सच न बोलने देते, क्योंकि सनी के पापा बहुत पावरफुल और अहम मिनिस्ट्री के चीफ थे। मेरा ख़ानदान इनसे किसी किस्म की दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन आज तुम आज़ाद हो, तुम मुझसे अपना बदला ले सकते हो। मैं यहाँ तुमसे बदला लेने नहीं आया। कुदरत ने मुझे यहाँ जाने किस नीयत से पहुँचाया है। मुझे बस कुछ देर यहाँ पनाह चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊँगा। अगर तुम पनाह दे सको तो ठीक, वरना किसी और तरफ निकल। मेरी बात मेरे लबों में ही अधूरी रह गई और एक नाजुक सी लेडी डॉक्टर उसी नर्स के साथ कमरे में दाखिल हुई तो बेध्यानी में बोली, व्हाट इज़ दिस सिड? ये स्टाफ बता रही थी कि, और फिर मुझे सिड के सरहाने खड़े देखकर वो बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गई। ओह गॉड, हु इज़ दिस? ये कौन है स्टाफ और अंदर कैसे आया? ये हॉस्पिटल है, कोई बेगर होम नहीं। हस्बे तवक्का वो मुझे कोई मलंग या फ़कीर ही समझी थी। स्टाफ तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी। निकलो बाबा, तुम इधर से। तुमको अंदर किसने आने दिया? लेडी डॉक्टर चिल्लाई। गार्ड्स को बुलाओ। वेयर आर दे स्लीपिंग? मैं खामोश खड़ा रहा। सिड ने हाथ उठाकर लेडी डॉक्टर से कहा, काम डाउन सोनिया, ही इज़ माई गेस्ट। ये मेरा पुराना दोस्त और क्लास फेलो है, मुझसे मिलने आया है। सोनिया ने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ यूं देखा जैसे उसे सिड की दिमागी हालत पर कोई शुबा हो। व्हाट आर यू आर इन सेंसेस? ये तुम्हारा दोस्त है और क्लास फेलो? शायद तुम अपने हवास में नहीं हो। सिड,
सिड ने सोनिया को डांटा। मैंने कहा ना ये मेरा दोस्त है, और प्लीज़ अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। आई एम ओके। और हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से मेरे कमरे में एक अटेंडेंट रुक सकता है, ठीक है ना? तो आज रात मेरा ये दोस्त यहीं मेरे पास रुकेगा। आई होप तुम्हें या तुम्हारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लेडी डॉक्टर ने गुस्से से पहले सिड और फिर मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा अंग्रेज़ी में सिड से बोली, शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं इसकी बात का मतलब समझूं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो सिड? कौन है ये भिखारी और यहाँ इतनी रात को छुपकर तुम्हारे कमरे में क्यों आया है? देखो, अगर तुम्हें इससे कोई ख़तरा है या इसने तुम्हें कोई धमकी दी है तो तुम उर्दू में बस इतना कहो कि जाओ हम दोनों के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना भेज दो। मैं समझ जाऊंगी और बाहर जाकर गार्ड्स को बता दूंगी, वो खुद आकर इसे काबू कर लेंगे, ठीक है ना? सोनिया की चालाकी पर सिड ने मेरी तरफ देखा। ये मेरी कज़न है, बदकिस्मती से ये यूँ नहीं मानेगी, प्लीज़ तुम ही इसे मुतमईन कर दो। इस बार मैंने सोनिया को इंग्लिश में जवाब दिया। मैं इस तरह अचानक आने के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ और मैं किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाज़ी नहीं करना चाहता। अगर आपको वाकई लगता है कि मैं सिड को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो मैं चला जाता हूँ। आप ख़ुद को किसी उलझन में और परेशानी में न डालें। सोनिया और नर्स दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। सोनिया ने नर्स को बाहर निकलने का इशारा किया और फिर जाते जाते एक लम्हे को रुक कर बोली, आप दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भिजवा दूँ? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। सोनिया ने जाते जाते भी पलटकर हैरत से 2-4 मरतबा मेरी तरफ देखा। इसके जाने के बाद सिड ने मेरे हुलिये को गौर से देखा। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मुझे तुम्हारी लग्जरी कार और तुम्हारी नफासत अभी तक याद है। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें हरगिज़ ना पहचानता, मगर मैंने इस रात तुम्हारी आंखें बहुत करीब से देखी थी और आज तक तुम्हारी ये आंखें मैं नहीं भुला सका। कई रातों जब मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने लगता तो तुम्हारी ये 2 आंखें मेरे अंदर कहीं खुल जाया करती थी। रातों को मेरे ख्वाब में आकर मुझे जगाया करती थी तुम्हारी आंखें। मगर तुमने ये जोगियों वाला भेस क्यों बदल रखा है? जेल से कब छूटे तुम? सिड की लाइल में बता रही थी कि इसे बाहर के हालात की कुछ ज़्यादा खबर नहीं है। वैसे भी ये अमरा के अमीर सादे भला अखबारों वगैरह को कब पढ़ते होंगे, ना ही इन्हें ख़बरें सुनने का कोई शौक़ होता है। मैं छूटा नहीं, फ़रार हूँ और पुलिस इस वक्त मेरी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। मेरे जवाब सुनकर सिड उछल पड़ा। ओह गॉड, रियली? माफ़ करना, पिछले कुछ महीनों से मैं सारी दुनिया से कट कर रह गया हूँ। मुझे वाकई किसी बात की खबर नहीं। फिर कुछ सोचकर इसने पूछा, और वो लड़की जो इस रात तुम्हारे साथ थी, इसका क्या हुआ? वो जहरा का पूछ रहा था। वो भी बिछड़ गई मुझसे। इसके घर वाले एक कातिल और फांसी के कैदी के साथ मज़ीद कोई रिश्ता कायम नहीं रखना चाहते। सिड ने दुख से अपना सर पीट लिया। ओह, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी की हर बर्बादी सिर्फ हमारी वजह से, सिर्फ इसी एक रात में हो गई? काश वो वक्त वापस ला सकता। सुनो, इसके बावजूद तुम मुझसे बदला क्यों नहीं ले रहे? मैं बेबस और लाचार तुम्हारे सामने बिस्तर पर पड़ा हूँ। मुझे ख़त्म करके अपना इंतकाम की आग बुझा सकते हो अभी? मैंने सिड की तरफ देखा। अगर मैं पहले वाला साहिर होता तो शायद कुछ भी कर जाता, तुम्हें भी तबाह बर्बाद कर देता। लेकिन एक बुज़ुर्ग ने मेरे सोचने का अंदाज़ बदल दिया। वो कहा करते थे कि अपना हर मामला, हर बदला अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। लिहाजा अब मैंने भी अपना हर मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो जो करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा। मेरी बात सुनकर सिड की आंखें भीग गईं। वाकई ठीक कहा था तुम्हारे बुज़ुर्ग ने, वही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ बुरा करने के बाद मैं और काशी भी एक पल चैन से नहीं रहे। इसके डैड ने उसे मुल्क से बाहर भेज दिया और इस कीज से बचने के लिए। मगर कौन सी रात ऐसी है जब वो मुझसे फ़ोन पर बात करते हुए रोया नहीं हो? सनी बहुत प्यारा दोस्त था हमारा। सब कुछ बिखर गया इसके जाने के बाद। और जानते हो मैं आज इस अस्पताल में क्यों बिस्तर पर पड़ा हूँ? ब्लड कैंसर डायग्नोसिस हुआ है मुझे। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ यहाँ पड़े। देखो,
कैसी बेबसी है मेरी चारों तरफ। हमने तुम्हें किस में फंसाकर मौत के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश की, और मगर तुम मेरे सामने सलामत खड़े हो और मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ। सिर की बात ख़त्म होने से पहले ही दरवाजे पर आहट हुई और मैंने घबरा कर पीछे देखा।